गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम ज्योग्राफी के लेसन 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके संग डिस्कस करेंगे। 1 अंक वाले प्रश्न बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से आपके एग्जाम में, तो इनको हम ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल की गुणवत्ता में ह्रास के लिए जिम्मेदार 2 प्रमुख कारण बताइए। जल की गुणवत्ता में ह्रास मतलब कि उसकी क्वालिटी कम हो जाना, उसकी प्योरिटी कम हो जाना। तो इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या बेटा इसके लिए जिम्मेदार है। बढ़ती हुई जनसंख्या किस तरीके से जिम्मेदार है? क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो जल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जल क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए जो जल के स्रोत हैं उन पर जनसंख्या का भार बढ़ जाता है और इसलिए जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। दूसरा है बेटा औद्योगिक निस्तारण। हमारी जो नदियां हैं ना बेटा, जितनी भी देश की, तो वो जिन जिन रास्तों से बहती हैं ना, वहाँ पर जब भी वो नगरों के पास से बहती हैं तो नगरीय जल जो प्रदूषित जल होता है, औद्योगिक इकाइयों का जल होता है, निकला हुआ औद्योगिक इकाइयों से निकला हुआ जो जल होता है, उनका वेस्टेज होता है, वो सभी नदियों में चला जाता है। इस कारण जल हमारा नदियों का प्रदूषित हो जाता है, तो इस कारण भी जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जल का विवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण उपयोग। अगर बेटा हम पानी को बहने देते हैं, पानी का मिसयूज़ करते हैं, पानी में जानवरों को नहलाते हैं, नदियों में तालाबों में कपड़े धोते हैं, तो क्या होता है, वो जल प्रदूषित हो जाता है और जल की गुणवत्ता में ह्रास आ जाता है। तो अगर बेटा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो ये 3 प्रमुख कारण हैं: जल, बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक निस्तारण, जल का अविवेकपूर्ण उपयोग। तो अगर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन में नज़र आए तो आप उसको आंसर के रूप में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषण के वर्गीकरण की कसौटी क्या है? प्रदूषणों के परिवहित एवं विकसित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को वर्गीकृत किया जाता है। तो यही बेटा इसकी वर्गीकरण की कसौटी है। अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है? इसका प्रमुख कारण क्या है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा इसको। अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है? इसका मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद अवांछित तत्व वर्षा के जल में मिलकर नीचे आते हैं। जब जल की बूंदें गिरती हैं तो वो उनके संग ही मिक्सअप हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। ये पोल्यूशन के कारण जो स्टफ होता है, जो मटेरियल होता है, उनको अवांछित तत्व कहा गया है। इसमें अम्लीय पदार्थ अधिक हो जाते हैं, इससे अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि बेटा ये वर्षा के जल में मिक्सअप होकर गिरते हैं, तो इस तरह अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धूम्र कोहरे से क्या तात्पर्य? भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। वातावरण में मौजूद धुआं और धूल के कण जब सामान्य रूप में बनने वाले कोहरे में मिल जाते हैं तो इसे धूम्र कोहरा कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक वाले। विकासशील देशों में शहरों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। विकासशील देश ऐसे देश जो अभी विकास कर रहे हैं, और ऐसे देशों के शहरों में प्रमुख समस्याएं जो आती हैं उनको बताना है इसमें। तो बेटा ये लोग क्योंकि विकास कर रहे होते हैं, इसलिए इनके यहाँ पर नगरीय अपशिष्ट निपटान की समस्या प्रमुख होती है, क्योंकि ये अभी तक उसका हल नहीं निकाल पाए हैं। जनसंख्या विस्फोट की समस्या, बेटा जो भी देश विकास कर रहा होता है ना, वहाँ पर जन्म दर ज़्यादा होती है, वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, और क्योंकि विकासशील है इसलिए शिक्षा बढ़ने लगती है,
चिकित्सा सुविधा आ जाती है, इसलिए मृत्यु दर पर काबू पाया जाता है। तो मृत्यु दर तो उनकी स्थिर हो जाती है, लेकिन जन्म दर लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थर्ड है बेटा स्लम बस्तियों की समस्या। जितने भी विकासशील देश है ना बेटा, वहाँ पर स्लम बस्तियों की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या थोड़े से क्षेत्र में निवास नहीं कर पा रही होती है, इसलिए शहरों में जनसंख्या बढ़ जाती है और गरीब लोग गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि शहर काफ़ी महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियां प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तीर्थ यात्राएं, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक मेले, पर्यटन। और बेटा जो हमारे घरों से निकलने वाला धार्मिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। गणेश जी का विसर्जन करने के बाद, दुर्गा माता का विसर्जन करने के बाद, या और भी कई रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनके बाद हम धार्मिक कचरे को नदियों में डाल देते हैं और इस तरीके से वो जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई तरह के प्रदूषण, जैसे कि लाउड स्पीकर का शोर भी ध्वनि प्रदूषण होता है बेटा, और उससे भी हमारा जो ये सभी जो गतिविधियाँ ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। पर्वतारोहण एवं खोज अभियान, मृत शरीर को जलाना या जल में बहाना, घर में धार्मिक अपशिष्टों का फेंकना या बहाना, ये सभी बेटा प्रदूषण को बढ़ाते हैं और प्रदूषण का एक कारण है। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? भू निम्नीकरण होता है बेटा भूमि का निम्नीकरण, मतलब उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। भू निम्नीकरण से तात्पर्य भूमि की उत्पादकता में अल्प समय के लिए या स्थायी रूप से कमी आ जाना है। मतलब जितना प्रोडक्शन भूमि करती है ना, फसलें उगाती है ज़्यादा मात्रा में, कुछ समय के लिए उसकी जो पैदावार है उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसके गुणों में भी कमी आ जाती है। तो आओ इसे देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। वृक्षोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन होता है, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है। क्या होता है बेटा, जब पेड़ों को काटा जाता है ना, तो पेड़ मिट्टी के संग अपनी जड़ों से बंधे रहते हैं और इस तरह वो मिट्टी को भी बांधे रखते हैं। लेकिन जब पेड़ नहीं होंगे तो मृदा की जो सबसे ऊपरी उपजाऊ परत होती है ना, वो एक के बाद एक हटती चली जाती है, कभी हवा के संग बह जाती है, कभी जल के संग बह जाती है। तो मृदा अपरदन होता है और उसकी उपजाऊ परत हट जाती है और इस कारण क्या होता है, भू निम्नीकरण होता है। सेकंड, भूमि पर लगातार कृषि उपज लेते रहने से भी भूमि की उत्पादकता में कमी आ जाती है। बेटा अगर हम हर साल ज़मीन पर हर साल खेती करेंगे लगातार, तो उसमें क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी समय के संग और धीरे धीरे उत्पादन घटता चला जाता है। इससे निपटने के लिए प्राकृतिक उर्वरक डालते रहना चाहिए, या बेटा हम फसल चक्रण का उपयोग कर सकते हैं। हम हर साल भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाकर मृदा में पोषक तत्वों की कमी को दोबारा से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा लगातार जल भराव एवं नहरी सिंचाई भी भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। जल भराव होना, नहरी सिंचाई, इससे भी बेटा क्या होता है, जो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत है उसे नुकसान पहुंचता है और यह भी भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 8, भू निम्नीकरण की प्रक्रिया के आधार पर निम्नीकृत भूमि को कितने वर्गों में रखा जा सकता है, प्रत्येक के बारे में बताइए। भू निम्नीकरण प्रक्रिया को बेटा 2 वर्गों में रखा जा सकता है, एक तो मैनमेड और एक नेचुरल। मानवीय क्रियाओं का भू निम्नीकरण, इसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत जमीन का अधिक दोहन, वनों को काटना, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराना,
और बिना सोचे समझे खनन कार्य करना। खनन कार्य होता है बेटा खदानों से खनिजों को निकालना, और निर्माण कार्य शामिल है। इनसे क्या होता है बेटा भूमि का निम्नीकरण होता है। प्राकृतिक कारण द्वारा निम्नीकृत भूमि, अवनालिका अपरदन, जल भराव, खड़ी ढाल पर अपरदन, भूस्खलन इत्यादि। सबसे मेन प्रॉब्लम बेटा इसमें यही है कि जब हम पेड़ों को काट देते हैं ना तो मृदा अपरदन शुरू हो जाता है, जो कई तरह से होता है, और यहीं से भूमि के निम्नीकरण की भूमिका बंध जाती है। तो इस तरह हमने देखा किस तरह मानवीय और प्राकृतिक कारण भू निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आधुनिक समय में, क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक समस्या बन रही है, स्पष्ट करें। आधुनिक समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव के लिए गंभीर समस्या बन गया है, बिल्कुल सही है। इससे पृथ्वी पर मानव जीवन खतरे में आ गया है। प्राकृतिक वातावरण पर हो रहे इस प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि सभी मंडल इससे प्रभावित हो रहे हैं। जब से गांवों, कस्बों व नगरों और औद्योगिकरण का विकास हुआ है तब से परिस्थिति धीरे धीरे और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। हर प्रकार की अशुद्धियाँ वातावरण में बढ़ती जा रही हैं, जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी गंभीर समस्या बन रही है। प्रदूषण को बेटा अगर रोका नहीं गया ना तो ये गंभीर समस्या तो बन ही रही है और बनती जाएगी आगे भी, ये बात तो तय है। इसलिए हमको सभी तरह के उपाय अपनाकर प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायु प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन बेटा 2019 के CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। कैसे आया था, भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या क्यों है। वायु प्रदूषण शब्द की परिभाषा लिखिए, वायु प्रदूषण के किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये 3 तरीके हैं जिससे क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन पर अपनी नज़र बना के रखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। धूल, धुआं, जहरीली गैसें, दुर्गंध व वाष्प की वायु में वृद्धि। धूल, धुआं, जहरीली गैस, दुर्गंध, वाष्प की वायु में वृद्धि जो जीव जंतु हैं वो संपत्ति के लिए हानिकारक होती है। जब ये सब चीज़ें वायु में मिल जाती हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं तो वायु प्रदूषण कहलाती हैं। अब वायु प्रदूषण होता कैसे है, इसके स्रोत क्या हैं। जीवाश्म ईंधन का दहन, कौन सा होता है जीवाश्म ईंधन बेटा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। खनन मतलब खदानों से खनिज को निकालना, ये वाला काम करना, इस प्रोसेस में भी वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक ठोस कचरा निपटान, जो उद्योग है हमारे उनका जो ठोस कचरा है उसे जलाया जाए, दबाया जाए, बहाया जाए, कोई भी तरीका आजमाया जाए, उससे किसी ना किसी तरीके का प्रदूषण ज़रूर होता है, तो ये भी प्रदूषण का स्रोत है। ये स्रोत वायु में सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन व कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस छोड़ते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या होगा, जीवाश्म ईंधनों को जलाना, खनन कार्य करना और औद्योगिक ठोस कचरा निपटान। और ये सभी क्या करते हैं, वायु में मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें वायु में मिला देते हैं, जिससे वायु की क्वालिटी खराब हो जाती है और वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण हमें क्या नुकसान पहुंचाता है, हमारी हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट होता है। एक, इसके कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर धूम्रकोहरा छाया रहता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके कारण अम्लीय वर्षा भी हो सकती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
अगला क्वेश्चन है, पेटलावाड़ विकास खंड के भील समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों की साझी संपदा को पुनर्जीवित किया है। 3 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 1, प्रत्येक परिवार ने साझा संपदा में एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की है। नंबर 2, प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि पर चारा घास को बोया तथा 2 वर्ष तथा उसकी सामाजिक घेराबंदी की। नंबर 3, पशुओं की खुली चराई पर रोक लगाकर पशुओं के आहार हेतु नांदों की स्थापना की है। बेटा, साझा संपदा का मतलब होता है सब कोई वस्तु ऐसी जिस पर सबका अधिकार होता है। तो गांव में क्या किया गया, इस गांव में साझा संपदा में एक पेड़ लगाकर प्रत्येक परिवार ने क्या किया, उसकी देखभाल की। प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि पर चारा घास को बोया और 2 वर्ष तक उसकी सामाजिक घेराबंदी की और पशुओं को यहाँ वहाँ चरने से रोका गया और उनके लिए नाद का प्रबंध किया गया। उसी में उनका भोजन, उनका चारा डाल दिया जाता था ताकि चारागाह को पूरा खराब होने से बचाया जा सके। और एक व्यवस्था उत्पन्न की गई, उन्होंने एक व्यवस्था को अपनाया और इस तरह उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास किया। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का प्रवाह शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लू पेन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। पहला कारण है, नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की मांग अधिक होती है। तो नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की मांग का ज़्यादा होना। अब शहर के लोग तो पढ़ लिख जाते हैं और ऊंचे सेवा कार्यों में लग जाते हैं और हम नगरों को जब लेबर के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है तो वो गांव से आने वाले, पलायन करने वाले लोगों द्वारा पूरा होता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की मांग अधिक रहती है, इसलिए नियमित व अच्छी मजदूरी की आस लिए गाँव से शहरों की ओर पलायन करते हैं लोग। नंबर 2, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अच्छे अवसर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह लोग गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। नंबर 3, गांव में गरीब व भूमिहीन लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव और जातीय संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं है या बहुत कम है। इसलिए लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं और शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे ना लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो अब हम ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर और अगला पार्ट आपके लिए जल्दी ही हम बनाएंगे और आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।